से इंसेफ्लाइटिस को हम लोगों ने पूरी तरह समाप्ति के कगार पर पहुंचा दिया है। बहुत शीघ्र हम लोग इसके उन्मूलन की घोषणा भी करेंगे। जापानी इंसेफेलाइटिस नाम की बीमारी जो उत्तर प्रदेश का दम तोड़ रही थी पिछले 40 सालों से। Horrific deaths at the BRD hospital has sent shockwaves across the country. और अब बात गोरखपुर में बच्चों की मौत की सन्न कर देने वाली खबर के साथ। 271 people, mostly children, have been killed due to encephalitis this year in Uttar Pradesh. वो किस तरह से अब उत्तर प्रदेश में दम तोड़ चुकी है। यहाँ ये बात समझने वाली जरूर है कि आखिर ये कैसी बीमारी थी या ये कैसी बीमारी है जिसने उत्तर प्रदेश की नाक में दम कर रखा था, त्राहिमाम मचा रखा था, जिसके बारे में जिससे पीड़ित लोग ये कहते आए थे कि पता नहीं इस बीमारी का कुछ इलाज हो भी सकता है या नहीं, जिससे पीड़ित परिवार ये कहते हैं कि भगवान हमारे दुश्मन को भी ऐसी बीमारी ना दे, क्योंकि जापानी इंसेफेलाइटिस एक ऐसा रोग जो सीधा मासूमों पर अटैक करता है, ज्यादा प्रभावी तरीके से उनको अपनी चपेट में लेता है और नौनिहाल जो देश का भविष्य है वो अतीत बन जाया करते थे। और ये सिलसिला लंबे दशकों तक चलता रहा, तकरीबन 4 दशकों तक यूपी ने इसका दंश झेला है। उत्तर प्रदेश में जापानी इंसेफेलाइटिस का पहला केस 1978 में आया था, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में ये एक बड़ी समस्या थी। आपको सबसे पहले तो ये बता देते हैं कि जापानी इंसेफेलाइटिस आखिर है क्या। दरअसल ये एक प्रकार का दिमागी बुखार है जो जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस के कारण होता है। मच्छरों के काटने से और ऐसी जगहों पर ये ज्यादा तौर पर पाया जाता था बीमारी जहां पर पानी का जमाव ज्यादा होता था, खासकर ऐसी जगहों पर जहां घोड़ों को नहलाया जाता था, सूअरों की आबादी जहां ज्यादा होती थी, जहां पर गंदगी ज्यादा हुआ करती थी, जल जमाव ज्यादा हुआ करता था, ऐसी जगहों पर ये बीमारी बहुत तेजी से फैलती थी। तो 1978 में पहला मामला उत्तर प्रदेश में आया। जब ये मामला आया उस वक्त इतनी तेजी से केस बढ़े, यूपी के कई इलाके इससे ग्रसित थे, जिसमें से 38 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित थे और जो इसका केंद्र बिंदु था वो था गोरखपुर बस्ती मंडल। गोरखपुर बस्ती मंडल में सबसे ज्यादा केसेस हुआ करते थे और लंबे समय तक गोरखपुर बस्ती मंडल इसका केंद्र बना रहा और पूरे देश के 20% का अंश उत्तर प्रदेश में ही सीधे तौर पर सबसे ज्यादा पाया जाने लगा। धीरे धीरे ये बीमारी और घातक साबित होने लगी। ना जाने कितने ही मासूमों को इसने अपनी चपेट में लिया और 2007 के आसपास स्थिति इतनी भयावह हो गई कि पूरे देश के 57% मामले सिर्फ उत्तर प्रदेश से आया करते थे। मामला इतना गंभीर हो चुका था, उस समय सांसद गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ हुआ करते थे। उन्होंने इस चुनौती को पार्लियामेंट में भी उठाया और इसके कड़े इंतजाम, इसके समाधान के बारे में कई बार आवाज मुखर की, लेकिन नतीजा कुछ खास निकल कर नहीं आया। जो मौतों का सिलसिला वहां प्रारंभ हुआ है फिर से, मैं उस ओर आपके माध्यम से सदन का और मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जापानी इंसेफेलाइटिस के अगर नाम की बात करें तो मुख्य तौर से ये बीमारी जापान और चीन से निकली हुई है। वहां पर टीकाकरण 70 के दशक में ही शुरू हो गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश और भारत के भीतर इसका कोई पुख्ता इलाज मुहैया नहीं हुआ था। हालांकि टीकाकरण 2009 में एक बार शुरू भी किया गया, लेकिन प्रभावी तरीके से काम नहीं किया। आंकड़े जितने ज्यादा थे, प्रभाव उतने कम। इसका शायद एक ये भी कारण हो सकता है कि जो इसकी सबसे ज्यादा चपेट में रहते थे, जो नौनिहाल इसकी सबसे ज्यादा चपेट में रहते थे, वो वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा नहीं हुआ करते थे। शायद इसी वजह से उन पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन 2017 के बाद हालात बदले, कई तरीकों से इस बीमारी पर अटैक किया गया और एक 4 लेन बाउंड्री के जरिए एक चरणबद्ध तरीके से रणनीति बनाई गई और उसके तहत इस बीमारी को खत्म करने के बारे में काम किया गया, जिसमें टीकाकरण, सरकारी विभागों का समन्वय, प्रचार प्रसार, रेफरल स्कीम और सरकारी जो मेडिकल सुविधाएं हैं उनमें विस्तार किया गया। और इनके लिए हर स्तर पर योगी आदित्यनाथ ने खुद सामने से जाकर के, चाहे वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचना हो, हर समय पर जाकर के वो खुद निर्देश देते थे और चीजों का जायजा लेते थे कि किस प्रकार से इस पर रोकथाम हो रहे हैं, कार्रवाई हो रही है। इस बीमारी के फैलने के सबसे जो मुख्य कारणों की बात करें वो है जानकारी का अभाव, यानी जागरूकता की कमी। लोगों के भीतर जागरूकता की इतनी कमी थी जिसकी वजह से 2009 में जब हम बात करते हैं टीकाकरण शुरुआत हुई भी थी, लेकिन लोग टीकाकरण कराने से बचते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि कहीं हमारे साथ कोई और चीजें ना हो जाए, डर था उन्हें टीका कराने का। और कारण यही है कि उन्हें टीकाकरण के विषय में सही जानकारी नहीं थी, इसीलिए उनके भीतर भय था। उस समय की जो तत्कालीन सरकारी थी उन्होंने कुछ खास काम इस पर नहीं किया कि इसके प्रसार को
कम किया जाए और जागरूकता के प्रसार को बढ़ाया जाए, लोगों को ये जानकारी दी जाए कि टीकाकरण कितना आवश्यक है और बिना टीकाकरण के इसका इलाज संभव नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद चरणबद्ध तरीके से दस्तक अभियान चलाया गया, जिसमें घर घर जाकर जागरूकता अभियान चलाया गया, सफाई को लेकर भी, टीकाकरण को लेकर भी, क्या कारण है और कैसे इस बीमारी से निजात मिल सकती है, इन तमाम मामलों पर घर घर जाकर दस्तक अभियान चलाया गया। आशा बहन एएनएम कार्यकर्तियों को खास तौर पर घर घर जाकर इसके विषय में जानकारी देने, साथ ही साथ जो पीड़ित व्यक्ति या पीड़ित बच्चा है उसे अस्पताल तक पहुंचाने और उसके संपूर्ण इलाज के लिए उसकी मदद करने के लिए रेफरेंस भी दिए जाते थे। प्रति मरीज आशा और एएनएम को 300 रुपए दिए जाते थे ताकि वो अपने काम को और निर्बाध तरीके से पूर्ण कर सके, और इस तरह से इतने बृहद लेवल पर ये काम किया गया, लोगों को सही समय पर इलाज मुहैया कराने में मदद की। बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, जो कि इस बीमारी के इलाज के लिए एकमात्र सबसे बड़ा केंद्र था, उस पर इतना भार था, मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा, सुविधाएं बहुत कम हुआ करती थी। तो ऐसे में तैयारी ये की गई कि इस बीआरडी मेडिकल कॉलेज के भार को किस प्रकार से कम किया जा सकता है। तो इसके लिए ब्लॉक स्तर पर मेडिकल सुविधाओं को मुहैया कराया गया, जहां पर इंसेफेलाइटिस की इलाज को आसानी से लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसका रिजल्ट ये निकला कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज के ऊपर दबाव कम हुआ, इलाज बेहतर तरीके से मिला, और वो लोग जो कतारों में अपने बच्चों को लेकर खड़े हुआ करते थे और उन्हें इलाज नहीं मिल पाता था, अपने ब्लॉक स्तर पर ही अपने नजदीकी क्षेत्र में ही इलाज मिलना शुरू हुआ। समय रहते इलाज मिलने के कारण बच्चों को राहत मिली और जानें बचती चली गई और इंसेफेलाइटिस खत्म होता चला गया। पहली बार बच्चों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए पीकू नीकू बेड्स की भी व्यवस्था की गई, जो खास तौर पर बच्चों के लिए व्यवस्था की गई। ये एक प्रकार से पीकू नीकू बेड्स के अंदर जो सुविधाएं होती हैं वो आईसीयू लेवल की सुविधाएं दी जा रही थी, इसके ताकि बच्चों को सही समय पर सही इलाज मिल सके। और इस तरह धीरे धीरे ब्लॉक लेवल, गांव के लेवल पर 2017 से 2023 के बीच में जो आंकड़े थे इंसेफेलाइटिस से प्रभावी होने के और उससे होने वाली मौतों के आंकड़े लगातार घटते चले गए, और आज नतीजा ये निकल कर आया है कि जापानी इंसेफेलाइटिस से उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से मुक्त होने की कगार पर है। बस औपचारिक घोषणा होना ही बाकी है, लगभग खत्म हो चुकी है। जो इससे पीड़ित लोग हैं वो बताते हैं कि किस तरह से ये एक सपने जैसा था कि जापानी इंसेफेलाइटिस से उन्हें मुक्ति मिल सकती है। तो जिस तरह से कार्य किया गया है, ये मैं समझती हूँ अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है, और ये इस बात को भी दर्शाता है कि अगर कोई सरकार या कोई मुख्यमंत्री चाहे तो किस प्रकार योजनाबद्ध तरीके से किसी भी समस्या का निदान निकाला जा सकता है। इसका एक बड़ा उदाहरण कोविड के टाइम पर भी देखने को मिला कि जिस तरह से मेडिकल व्यवस्थाएं की गई थी वो अपने आप में काफी काबिले तारीफ थी। Today Kerala has reported 13,000 cases for a small state with 3.5 crore population. Something that UP has done and what Yogi Adityanath has done has worked and has worked well. इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर्स भी बनाए गए थे उस वक्त, जिससे कोई भी कोविड पेशेंट को 1-to-1 कनेक्ट करके उसकी समस्याओं को पूछा जाता था, और जब तक उन्हें निदान नहीं मिल जाता था, जब तक वो कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव में तब्दील नहीं हो जाते थे, पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते थे, उनके पास सामने से कॉल्स आते रहते थे इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर की तरफ से। तो अपने आप में मेडिकल की जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बदली है वो नजीर कायम करती है, और आने वाले समय में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मेडिकल व्यवस्थाओं पर काम किया जा रहा है वो भी एक अच्छे भविष्य की ओर हमें सपना दिखाता है। एक समय था जब उत्तर प्रदेश में एम्स का होना बड़ी बात होती थी, और आज का समय है कि 3 एम्स उत्तर प्रदेश के पास है और चौथे एम्स की तैयारी की जा रही है। हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही गई है, जिस पर काम शुरू हो चुका है। हर ब्लॉक स्तर पर 100 शैय्या के मेडिकल अस्पताल खोले गए हैं, जिससे लोगों को आसानी से अपने ही क्षेत्र में इलाज मुहैया कराया जा सके। तो ऐसे तमाम काम किए गए हैं मेडिकल के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जिनकी जानकारी होना लोगों के लिए बहुत जरूरी है ताकि वो सही समय पर अपना इलाज करा सके। तो जापानी इंसेफेलाइटिस की पर किस तरह से उत्तर प्रदेश ने जीत हासिल की, इसकी कहानी, इसकी दास्तान हमने आप तक पहुंचाई। आगे आने वाले समय में हम आपके लिए एक वीडियो और भी लेकर आएंगे, जिसमें हम उत्तर प्रदेश की मेडिकल व्यवस्था पर आपको कंप्लीट जानकारी देंगे, जिससे आपको मेडिकल सुविधाओं को लाभ लेने में काफी मदद मिल सकेगी। आपको जानकारी उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ही जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।